हेलो गाइस, वेलकम टू अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका पार्ट बी है सिलेबस का, ठीक है, उसका हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं आज के वीडियो से, जो कि है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरा जो सिलेबस रिवाइज करवाने का फॉर्मेट है वो है Q&A। ठीक है, तो Q&A फॉर्मेट से मैं रिविजनरी वीडियोस सारे डाल रही हूँ, जिसमें जो पूरा चैप्टर है हमारा वो हम Q&A क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो आपके वापस से मतलब रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट रोल डज इट प्ले इन अ कंपनी? व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन पूछी है, क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूछा है। फिर उसके बाद पूछा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट refers to the efficient acquisition, utilization, distribution and disposal of finance and surplus for the smooth working of the organization। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो फाइनेंस है, जो पैसा है, क्या है, जो फाइनेंस है, जो पैसा है, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम करते हैं एक्वायर। ठीक है, हम उसको करते हैं, उसका एक्विजिशन करते हैं, ठीक है, प्रोक्योरमेंट करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, और फिर उसको हम हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और सरप्लस, जो भी प्रॉफिट रहता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं उसका, फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से चल सके। अब इसका रोल क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी कंपनी के जो फिक्स्ड असेट है, जो टेंजिबल असेट्स हैं, उसका साइज क्या रहने वाला है, मतलब कितनी मशीनरी, कितना टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की, और कैसे कंपोजिशन है उसका, ये भी हम जान सकते हैं अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर है तो। ठीक है, फिर जैसे ही फिक्स्ड असेट की बात हुई तो वैसे ही करंट असेट की भी, जो कंपनी में करंट असेट्स हैं, ठीक है, करंट असेट्स मींस डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना, ये सब जो करंट असेट्स है, तो इनका कितना अमाउंट है और क्या इसका साइज है, हम ये भी पता कर सकते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर प्रोवाइड्स फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लंबे समय के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, एज वेल एज करंट रिक्वायरमेंट्स, जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है फंड की, फाइनेंस की, वो भी हम पता कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर फिक्सेस अ फेवरेबल डेट इक्विटी रेशियो, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी रेशियो, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक प्रॉपर डेट इक्विटी रेशियो अगर हमें चाहिए तो हमें हमारी कंपनी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जरूरी है। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी चीजें आती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी चीजें आते हैं वो हमारे P&L अकाउंट को भी अफेक्ट करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी हम जान सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है, मैक्सिमाइज होता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि हमारे जो लिक्विडिटी है, मतलब कन्वर्जन इनटू कैश, तो जो भी हमारे असेट्स हैं, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, देखो ये तो हर जगह है, हमने पार्ट ए में भी डिस्कस किया,
ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो ये तो हर जगह पर ऑब्जेक्टिव रहता है कोई भी मैनेजमेंट फिनोमिना का। ठीक है, फिर मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विथ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से हमने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं कि हम इतना पैसा आपको चुकाएंगे, तो वो हम इजीली उनको चुका सकते हैं वो पैसा अगर हमारे पास अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने जो है 3 डिसीजंस पढ़े थे, राइट? तो उस पर क्या क्वेश्चन है, देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस दैट हेल्प इन प्रॉपरली मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ अ कंपनी, या इसको हम एक और तरीके से पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। जो हमने पैसा इकट्ठा करा उससे हम क्या करेंगे, उससे हम अलग अलग तरह के डिसीजंस लेंगे, या हम कह सकते हैं कि फाइनेंस के ये फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने फंक्शंस कौन से डिस्कस किए थे या डिसीजन कौन से डिस्कस किए थे, द कंपनीज कैन टेक फॉलोइंग 3 डिसीजंस, 3 टाइप के डिसीजंस है, देख लो, है ना, 3 टाइप के डिसीजंस हमने डिस्कस किए थे, राइट? तो 3 डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस परफॉर्म्स द 3 फॉलोइंग फंक्शंस। कौन से हैं, देखो, सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब इसके बाद हमें समझाना है कि हमने सबसे पहले फिर डिस्कस किया उसके बाद कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इनुमरेट द वेरियस या डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन, इसके फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे वो यहाँ पर बताने हैं, एंड व्हाट सिग्निफिकेंस डू यू सी फॉर द डिसीजन इन अ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें बताना है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका क्या कंसेप्ट है इसका बताइए। पहले तो हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके फैक्टर्स लिखेंगे जो उसको अफेक्ट करते हैं, और उसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना जिस फ्लो में, वैसे वैसे आप आंसर लिखिएगा एग्जाम में। पहले पूछ रहे कैपिटल होता बजटिंग डिसीजन होता क्या है वो लिखना, फिर उसके फैक्टर्स लिखना, और फिर सिग्निफिकेंस, और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा फ्लो बनेगा आंसर का। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या हो रहा है, दिस डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना, where the companies decide over utilization of funds into different investment opportunity। अब कंपनी के पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो ये डिसाइड करती है इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है। ठीक है, इस डिसीजन के थ्रू वो डिसाइड करती है कि अपना जो कैपिटल है उसका क्या बजट होना चाहिए। ठीक है, उसका क्या बजट होना चाहिए, किस बजट, कौन सा बजट ऐसा होगा जो हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देगा, या कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी जो हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देगी, रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा, है ना। तो ऐसा डिसीजन लेना इस कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो where the companies decide over utilization of funds into different investment opportunity after analyzing each and every available option। जो भी options अलग अलग available हैं उसके basis पर हम decide करते हैं कि कौन सी opportunity हमारे लिए सही रहेगी। These decisions are taken keeping in view the long term vision for the company। future को देखते हुए ये decision लिए जाते हैं, क्योंकि देयर आर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो रहता है, अमाउंट जो रहता है इन्वेस्टमेंट का वो काफी बड़ा रहता है, विच वंस टेकन कैन नॉट बी रिवर्स। अगर आपने एक बार ये डिसीजन ले लिया तो आपको काफी मुश्किल होगी इसको रिवर्स करने के लिए, वापस से इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म को देखते हुए, ठीक है, अच्छी तरह से पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आप ये डिसीजन लेंगे, है ना, अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हुए तो। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो या जब आप ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तो आप खुद को एक फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन पर रखकर देखो और ये सोचो कि अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो मैं किन किन फैक्टर्स पे ध्यान दूंगा या दूंगी, जिससे कि आप खुद को उस सिनेरियो में पुट करके देखो कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता या होती तो मेरे को कैसे डिसीजंस लेना होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये डिसीजन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे।
राइट। तो सबसे पहला है कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोज कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या कोई आपका जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उतना फंड अवेलेबल है या नहीं जिससे कि मैं उसमें प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा सकता हूँ या मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, राइट। तो आपको आपके कैश फ्लो पर, कैश अवेलेबिलिटी पर ध्यान देना है जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आएगा, मैंने इन्वेस्ट तो ढेर सारा कर दिया बट कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, तो इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। तो हमें ये देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जहां पर सबसे ज्यादा है, रिस्क कम रिटर्न ज्यादा, ठीक है, तो वहां पर हम इन्वेस्ट करना है। फिर रिस्क इन्वॉल्व, वही मैंने बताया कि रिस्क कैसी होनी चाहिए, नॉमिनल होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अब आपका अलग अलग दूसरे जितने भी फैक्टर्स होंगे जो इन्वेस्टमेंट में आपको मदद करेंगे, उन सभी क्राइटेरिया को देखते हुए, फैक्टर्स को देखते हुए आपको देखना होगा कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाओगे, ठीक है। अब इट इज सिग्निफिकेंट फॉर अ कंपनी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, क्योंकि इट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि हमें कंपनी के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना रहता है, तो हमें ये ध्यान देना है कि लॉन्ग टर्म में हमारी कंपनी की कितनी ग्रोथ हो सकती है, उस बेसिस पर हमें ये डिसीजन लेना होता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड्स, काफी बड़े अमाउंट ऑफ फंड्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मच रिस्क इज इन्वॉल्व, रिस्की भी रहता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल डिसीजन रहता है क्योंकि वंस टेकन इट कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, ठीक है। आई होप आपको कैपिटल बजटिंग हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो आई एम अ टाइप ऑफ डिसीजन, यहाँ पर आपको एक गेस वर्क करना है यहाँ पे, ठीक है, गेस वर्क करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, आई एम अ टाइप ऑफ डिसीजन विच इंश्योर्स प्रॉपर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे टाइप का डिसीजन है जो कि इंश्योर करता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल है, ठीक है। हु आई एम, तो ये कौन है, कौन सा डिसीजन है ये बताना है। एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच इन्फ्लुएंस मी, वो बोल रहे हैं डिसीजन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डू यू नो व्हाट आर दोस थिंग्स, कौन सी चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स है, क्या आप जानते हैं। एंड हेल्प मी नो देम, मेरे को भी बता दो यार कौन से डिसीजन, कौन से फैक्टर हैं जो मेरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है बताओ कौन सा टाइप ऑफ डिसीजन है ये, हु आई एम, बताओ। देखो अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, प्रॉपर प्रोक्योरमेंट। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में जिसमें हम उसको मतलब क्लिक करते हैं, मतलब जैसे ही पढ़ेंगे हम, ठीक है, जैसे ही पढ़ेंगे हम वो क्वेश्चन, तो हमें उन कीवर्ड से पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड क्या है, मेरा कीवर्ड है यहाँ पर प्रॉपर प्रोक्योरमेंट। प्रॉपर प्रोक्योरमेंट से मतलब क्या है मेरा, कि मैं कहाँ कहाँ से फंड इकट्ठा करूंगी। और जहां पर मैं फंड इकट्ठा करने की बात कर रही हूँ, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं एक फाइनेंसिंग डिसीजन लेना चाह रही हूँ, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रॉपर प्रोक्योरमेंट में पूछ रहा है कि द डिसीजन विच इंश्योर्स प्रॉपर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ कंपनी इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन, कि मैं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करूंगा या करूंगी, ठीक है। फिर इट डिटरमाइंस द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर फाइनेंस कैन बी रेज्ड। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है ओनर फंड, ठीक है, एक होता है हमारा ओनर फंड और एक होता है हमारा बोरोड फंड। एक होता है ओनर फंड, एक होता है बोरोड फंड। अब ओनर फंड एंड बोरोड फंड में क्या होता है, एक तो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। एक होता है क्या, एक होता है ओनर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और बोरोड फंड में सारा का सारा डेट आ जाएगा, ठीक है, सारा का सारा डेट, डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आते हैं डेट के लिए। और इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो हमारा ओनर फंड है। तो दो सोर्सेज है जहां से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि कौन से फैक्टर्स है जो इस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट, देखो जो इक्विटी होती है, जो डेट होता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है, इन सब की अपनी अपनी एक कॉस्ट होती है। तो
उस कॉस्ट के बेसिस पर हमें देखना होता है कि जिसमें सबसे कम कॉस्ट आ रही है वही हमें जो है सोर्स लेना चाहिए फॉर रेजिंग फंड। ठीक है, फिर रिस्क, हमें रिस्क भी देखनी रहती है कि जिसमें रिस्क कम है वो हमें लेना चाहिए सोर्स जहां से हम पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, फिर कैश फ्लो पोजीशन, वही कैश अवेलेबिलिटी देखना। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला फैक्टर तो अपने को हर जगह पर मिलेगा, कौन सा भी डिसीजन हो ये फैक्टर हर जगह पर है। तो कैश फ्लो पोजीशन यानी कि कैश अवेलेबिलिटी देखनी है। फिर कंट्रोल कंसिडरेशंस, कंट्रोल कंसिडरेशन का पॉइंट यहाँ पर क्यों आया दोस्तों, क्योंकि अगर हम इक्विटी से पैसा उठाएंगे तो हमारा जो कंपनी पर कंट्रोल है यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो कंपनी पे कंट्रोल होगा वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा मतलब कम होगा, क्योंकि उसमें इक्विटी स्प्लिट बढ़ेगा, है ना। तो इस वजह से कंट्रोल कंसिडरेशंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से सोर्स से पैसा इकट्ठा करना है। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट, जब हम शेयर्स या स्टॉक मार्केट से मतलब ये पैसा उठाते हैं, ठीक है, तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने कोई सिक्योरिटी अगर इशू करी तो उसके क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या खर्चे हुए, तो उस बेसिस पर भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सोर्स हमें चूज करना है। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमारी जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है मतलब हमारा जो बेसिक बिजनेस है उसको चलाने के जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं। ठीक है, अब खर्चे भी दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर हमें ध्यान देना है कि भले ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो तो हमको देनी ही पड़ेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा सोर्स चूज करना है, ठीक है, फॉर रेजिंग फंड। फिर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट यानी कि मैं आपको बता दूं, कैपिटल मार्केट यानी कि अपना होता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस उठाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस उठाते हैं और ये हमारा होता है स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। ठीक है, और जो जिससे हम सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू करते हैं वो वाला होता है कैपिटल मार्केट। तो उस कैपिटल मार्केट का भी हमें सिचुएशन जाननी पड़ेगी, तब जाकर हम एक अच्छा फाइनेंसिंग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके थे, अभी रिवाइज हो रहे होंगे। चलिए अब एक और गेस क्वेश्चन है यहाँ पर। Guess me who I am. I am a type of decision that helps in disposal of money that is left in your hands. That is left in your hands. Who I am? Can you tell me my influencers? देखो सबसे पहला की पॉइंटर क्या है, डिस्पोजल ऑफ मनी। डिस्पोजल ऑफ मनी, अब देखो अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंस के फंक्शंस, तो अभी तक हम दो तो डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा कौन सा बचेगा, डिविडेंड डिसीजन ही बचेगा। दैट इज आई नो कि आपको पता है, बट ऐसा नहीं है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक एक करके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आपको है ना जो की पॉइंटर्स हैं, की वर्ड्स हैं, उसको पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर निकाल पाओगे। अभी तो हमको पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो चुका है, ठीक है, फाइनेंसिंग हो चुका है, तो अभी एक ही बचा है तो वो डिविडेंड ही होगा। बट क्वेश्चन को प्लीज अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। और स्पेशली जो केस स्टडीज हैं, ठीक है, उस पर भी आप सबसे पहले तो क्वेश्चन ढंग से रीड कीजिएगा और फिर उसके बाद आप जो है केस स्टडी पढ़ना, ताकि आपको वही की पॉइंटर्स ढूंढने हैं एंड फिर आंसर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए डिस्पोजल ऑफ मनी यानी कि भाई अब मेरे को जो मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसको मेरे को लोगों में बांटना है। इन योर हैंड्स का मतलब कि है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनके पास जो पैसा अवेलेबल है, अब वो पैसा जाएगा किसके पास, जो कंपनी के पास अवेलेबल है पैसा वो जाएगा उनके शेयर होल्डर्स के पास। तो ये डिसीजन कौन सा है, ये है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ मनी मीन्स कि अब हमें जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको बांटना है। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन हेल्प्स इन एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट फॉर द शेयर होल्डर्स। इन योर हैंड्स का मतलब है शेयर होल्डर्स, ठीक है, ऑफ द कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी। जितनी भी बाहर की लाइबिलिटीज हैं पहले उसको पे ऑफ कर दो और फिर जो बचा कुचा है वो किसके लिए रहेगा, शेयर होल्डर्स के लिए रहेगा। ईदर अ कंपनी डिक्लेयर्स
डिविडेंड और कीप सम अर्निंग्स फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट रहता है उसमें कुछ पोर्शन तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी और कुछ पोर्शन वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रखती है, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये जनरली रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है और ओनर फंड्स का पार्ट होता है। ठीक है, द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन आर अर्निंग्स। ठीक है, कंपनी की अर्निंग्स कितनी है वो ध्यान में देना है, तभी जाकर हम एक अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, क्या कुछ सालों तक यही जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है या नहीं, लॉस तो नहीं हो रहा है, ये देखना है। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन, ये तो हर उसमें ही आ रहा है कि कैश की अवेलेबिलिटी देखनी है। फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में ये देखना है कि अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी है तो हम सारा का सारा पैसा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेंगे, हम कुछ जो है वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रख देंगे। और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है तो हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। राइट। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में 3 चीजें और है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में 3 चीजें और है। देखो, अब ये बता रहा है कि कंपनी डिविडेंड किस पॉलिसीज पे डिक्लेयर करती है। अब डिविडेंड डिक्लेयर करने की इनकी पॉलिसी क्या रहती है, देखो, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। पर शेयर मतलब एक शेयर, पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर। तो एक शेयर के बदले में जो कंपनी है वो क्या करती है, एक कांस्टेंट रेट पे, कांस्टेंट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो इन्वेस्टर ने मतलब जो शेयर होल्डर ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, उस बेसिस पर कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है ऑन अ फिक्स्ड रेट। ठीक है, ऑन अ फिक्स्ड रेट, तो वो होता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट की है उस पर क्या होता है, फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होता है, वो होता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। अब नेक्स्ट इज कांस्टेंट पे आउट रेशियो। कांस्टेंट पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि यहाँ पर कंपनी जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, ठीक है, जो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, उस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज डिक्लेयर करती है। यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट पर नहीं ध्यान देती, वो देती है प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट पर एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो डिक्लेयर करती है, वो है कांस्टेंट पे आउट रेशियो। और कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, अब ये तो है ही सही, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड। अब कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर में क्या था, इन्वेस्टमेंट पर डिक्लेयर हो रहा था, वो चीज तो है ही सही। और अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो एक्स्ट्रा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो यही है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, यहाँ तक तो हमें इन्वेस्टमेंट पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होता है, एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड में अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ही जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो फिक्स परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। एंड इफ प्रॉफिट इंक्रीजेस देन एक्स्ट्रा डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। तो ये 3 पॉलिसीज हैं जिस बेसिस पर कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। फिर प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, यहाँ पर एज मेनली जो है एज फैक्टर काम आता है। ठीक है, यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उसमें एज फैक्टर पर हमें ध्यान देना है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर में, कि अगर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, अगर वो रिटायर्ड है तो उनको चाहिए रेगुलर इनकम। ठीक है, कोई रिटायर्ड बंदा है, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी में, तो उसको चाहिए रेगुलर इनकम। तो इस बेसिस में अगर ऐसा कुछ है, ऐसा सिनेरियो है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। और अगर एज फैक्टर या एज इतनी नहीं है मतलब अपने इन्वेस्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, तो फिर हम लोग रिटेन अर्निंग ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, फिर टैक्सेशन पॉलिसी, पहले क्या हुआ करता था, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं था, बट आजकल डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल हो गया है। ठीक है, डिविडेंड इज टैक्सेबल। तो जो भी टैक्सेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट को भी कंसिडर करते हुए हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी की जितनी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 123 से लेकर के 127 जो डिविडेंड के प्रोविजंस हैं उसको फॉलो कर हमें डिविडेंड को डिक्लेयर करना चाहिए। तो वो किस में आ जाएगा, लीगल फ्रेमवर्क में आ जाएगा या फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस में आ जाएगा।
ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम या डिविडेंड से रिलेटेड किसी ने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो उसमें जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है उस बेसिस पर भी आपको डिविडेंड पर डिक्लेरेशन का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इट इज अराउंड 25 मिनट्स। ठीक है, 25 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं और हमारा मेजर पोर्शन वो कवर हो चुका है जो ये इम्पोर्टेंट था फाइनेंस के फंक्शंस का। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज, देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क दैट अ कंपनी परफॉर्म्स। हाँ जी, हमने पार्ट ए में पढ़ा है। पार्ट ए में जो फर्स्ट टास्क रहता है, फर्स्ट फंक्शन रहता है, वो कौन सा रहता है, प्लानिंग ही रहता है। ठीक है, तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट टास्क। इज इट ऑल्सो नेसेसरी व्हेन फाइनेंस इज कंसर्न्ड? एक्सप्लेन। क्या प्लानिंग फाइनेंस में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। देखो, हम सभी जानते हैं कि प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क एंड इट इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। फाइनेंस में भी प्लानिंग की जरूरत होती है और जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम मैनेजमेंट करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंस की प्लानिंग भी जरूरी होती है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। अब हमें पता चल गया कि ये कंसेप्ट है, तो अब हम इसको क्या करो, इसको आप एक्सप्लेन कर दो, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, बस प्लानिंग की डेफिनेशन में थोड़ा सा फेरबदल करना है। कैसे, फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, ये तो हम प्लानिंग की डेफिनेशन में भी लिखते थे, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना आपको खर्चा करना है, फ्रॉम वेयर टू गेट द फंड्स, कहाँ से पैसा रेस करना है, एंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या स्पेंड करना है। इट्स पर्पस कैन बी लिस्टेड एज, फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होगा, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, वो इंश्योर करेगा कि जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास फंड्स अवेलेबल है। ठीक है, नो अननेसेसरी रेजिंग ऑफ फंड्स, तो आपके पास कभी भी ज्यादा फंड्स नहीं आएंगे और नहीं कम फंड्स आएंगे। तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फाइनेंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा ड्यू टू दैट फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की सिग्निफिकेंस बतानी है, इंपॉर्टेंस बताना है, क्योंकि अगर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा है तो हमारे पास जो फंड्स कलेक्शन होगा वो काफी अच्छा होगा। तो इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ फंड्स, राइट। फिर हेल्प्स इन फिक्सिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में फाइनेंशियल प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिर फाइनेंसिंग इन राइट प्रोजेक्ट्स, अगर हम अच्छी तरह से सब कुछ प्लान कर लेंगे तो हम वहीं पैसा डालेंगे जहां से हमें पक्की है, मतलब ये श्योरिटी है कि हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट। तो वही प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे। फिर बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, ये तो हमने प्लानिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि प्लानिंग करेंगे तो हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है या जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो चीज यहाँ पर भी है कि अगर हम हमारे फाइनेंस को अच्छी तरह से प्लान कर ले तो हम हमारे फाइनेंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम हमारे परफॉर्मेंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, राइट। हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, प्रिपेयर्स कंपनी फॉर डायनामिज्म। डायनामिज्म मतलब कि डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिज्म का मतलब होता है डायनामिक एनवायरनमेंट। अगर कोई चेंज हो गया इन्वायरमेंट में तो उसके लिए हमारी कंपनी हमेशा रेडी है। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ या कुछ भी अनसर्टन सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो उसके लिए हमारी कंपनी हमेशा रेडी रहेगी ड्यू टू फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइनेंशियल प्लानिंग ही करोगे, उसमें आप ये डिसाइड करोगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन करोगे, कहाँ से पैसा लाना है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, फिर लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर, हमेशा प्लानिंग किसके लिए होती है, फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो लिंक्स प्रेजेंट विद द फ्यूचर, प्रेजेंट में आप डिसाइड करोगे कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, दैट इज प्लानिंग।
इंश्योर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो सारी की सारी जितनी भी कनेक्टेड चीजें हैं वो सब कोऑर्डिनेशन में रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। बताइए, अब हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग करी, ठीक है, अब जब हम मैनेजमेंट की प्लानिंग करते थे तो उसमें क्या निकल के आता था? बताइए बताइए, उसमें क्या निकल करके आता था? एक अच्छा प्लान निकल के आता था, राइट? तो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो उससे क्या निकल के आएगा? हम पता कर पाएंगे कि हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। अगर प्लानिंग हम अच्छी तरह से कर ले तो हम ये पता कर पाएंगे कि हमारा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो व्हाट इज द आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? द आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज कैपिटल स्ट्रक्चर। Capital structure. The companies decide the various components of capital. Capital structure means components of capital, which creates a capital structure. It decides the company's burden of financial expenses on the earning of its shareholders. अब कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी कंपनी फाइनेंशियल खर्चे कर रही है, फाइनेंशियल खर्चों में क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, टैक्स आएगा, ठीक है, डिविडेंड सॉरी अपना हाँ डिविडेंड आएगा, ठीक है, डिविडेंड आएगा, फिर अपना इंटरेस्ट आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, प्रेफरेंस का डिविडेंड आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद लोन का इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। तो अगर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है तो अपन कैपिटल स्ट्रक्चर से ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट, ठीक है, डिविडेंड, टैक्स, ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है इनका अपनी शेयर होल्डर्स के अर्निंग पर क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स या जितने भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, कौन से भी कैटेगरी के, उनके अर्निंग पर क्या इफेक्ट होने वाला है ड्यू टू दीज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, हम ये डिसाइड कर सकते हैं। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? डेट प्लस इक्विटी या फिर डेट इक्विटी रेशियो। डेट अपॉन इक्विटी इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट प्लस इक्विटी इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर. An investment opportunity in which earning per share increases is the best opportunity to invest in. अब ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट हो रही है या इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, उनके लिए वैल्यू क्रिएट हो रही है, उनका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पर इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, द EBIT ऑफ अ कंपनी इज ₹2,50,000। ठीक है, इज ₹2,50,000। द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। ठीक है, उसने 10% के डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है। डिविडेंड डिक्लेयर किया है प्रेफरेंस शेयर्स पर। ठीक है, डिविडेंड भी 10% ही डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है? 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ओके, द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इज 30%. कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। गेट योर कैलकुलेटर्स। हालांकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फिर भी अभी के लिए कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए। चलो मैं भी कैलकुलेटर निकाल रही हूँ, कैलकुलेटर ले लीजिए। ठीक है, ले लिया कैलकुलेटर। इसको अभी रखते हैं, यहां पर रखते हैं इसको। कैलकुलेटर ले लिया। देखो, अब इसमें EBIT कितना बोला है? EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना बोला है यहाँ पर? 2,50,000। तो यहाँ पर आप लिखो 2,50,000 लिख लो। सॉरी, अपनी कॉपीज में बना लो इसको, एक मतलब एग्जाम्पल की तरह आप इसको यूज कर सकते हो फिर, है ना, कॉपीज में बना लो अपनी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 2,50,000 का EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब
इसके बाद क्या बोला है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है, द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, 10%। 10% यानी किसका करेंगे, इसका करेंगे। तो इसका कितना आ रहा है, 2,50,000 का 10%। तो 10% हो रहा है 25,000, राइट। 25,000 इज योर इंटरेस्ट, 25,000 इज योर इंटरेस्ट। तो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2,50,000, 2,50,000 माइनस 25,000 इक्वल्स टू 2,25,000। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अर्निंग बिफोर टैक्स, अभी तक टैक्स रेट माइनस नहीं हुआ, अभी क्या माइनस हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ईबीटी कितना आ जाएगा, 2 लाख, कितना आ रहा है दोस्तों, 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 आया। अब टैक्स रेट, इसके बाद अब देखो अर्निंग बिफोर टैक्स, अब इसमें से टैक्स रेट माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्या मैं कैलकुलेट करवा रही हूँ आपको सॉरी, मैं आपको कैलकुलेट करवा रही हूँ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज यानी कि जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का बर्डन आएगा कैपिटल पर, वो मैं आपको कैलकुलेट करवा रही हूँ, राइट। तो टैक्स रेट कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना बोला है, 30% का टैक्स रेट बोला है। 30% का टैक्स रेट है। 30% का टैक्स रेट कितना होगा, तो ये अपना आ रहा है 2,25,000, है ना। ये कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा है अपना 2 लाख, देखो 2,25,000 आ रहा है। ठीक है, अब इस पे अपन 30% कैलकुलेट करेंगे, 30%। तो 30% कितना आएगा इसमें, 30% कितना आएगा बताइए, 30% कितना आएगा, ये परसेंट, ये आ रहा है 67,500। प्लीज इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बारी। ठीक है, तो ये आ रहा है 67,500 का आ रहा है अपना टैक्स। अब 67,500 जो है वो माइनस करेंगे, 67,500 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2,25,000 माइनस 67,500 इक्वल्स टू 1,57,500। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 1,57,500। पार्डन मी फॉर माई राइटिंग, ये आ रहा है 1,57,500। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, ये आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये जो है दोनों चीजें, ये अपनी आउटसाइड लायबिलिटी हमने पे कर दी। ठीक है, टैक्स पे कर दिया और डिबेंचर लोगों का इंटरेस्ट पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर्स का। तो अब अपने को जो अपने पास पैसा बच रहा है दैट इज 1,57,500। तो ये जो 1,57,500 बच रहा है, ये अब अपने लिए बच रहा है, मीन्स कि ये बच रहा है शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए बच रहा है, शेयर होल्डर्स के लिए बच रहा है। ठीक है, तो अब अपने को इक्विटी शेयर होल्डर्स को याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा लास्ट में पैसा मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा लास्ट में पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले अपने को प्रेफरेंस वालों को देना है। तो प्रेफरेंस का कितना आ रहा है, 10% का है उनका। तो प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट 10%, 10% का प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये जो 1,57,500 आ रहा है, इसको अपने को 10% देना है, 10%। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 15,750। देखो यहाँ से आप जीरो भी कैंसिल करोगे तो ये आ रहा है 15,750। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें से अपने को ये लेस करना है, ये लेस करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये अपना आ रहा है 1,57,500। ठीक है, इसमें से अपन ने 10% दिया, 15,750। ओके, ये आया क्लियर। तो ये कितना हुआ, 1,41,000, 1,41,000 कितना आ रहा है, 750, 750। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
ये आ रहा है 1,41,750। अब ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमने सबसे पहले इंटरेस्ट पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया और प्रेफरेंस लोगों का डिविडेंड पे कर दिया। तो अब क्या बचा, जो भी बचा वो इक्विटी वालों के लिए बचा, तो उसको कहेंगे हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हमको कैलकुलेट करना था ईपीएस, ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना था, ईपीएस। अब मान लो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो नहीं दिए हुए हैं, तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है मान लो 10,000 है। कितने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, देखो EPS मीन्स EAES मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि अपने पास 1,41,750, ठीक है। तो अब अपने को इसको देखो, अपने पास कितना है 41,750 ये है। अब अपने को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मैंने एग्जांपल के लिए 10,000 ले लिया है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इक्वल टू 14.175। तो ये अपना आ गया क्या, ये अपना आ गया अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर 14.175, या इसको मैं लिख रही हूँ 18 अप्रॉक्स, ठीक है, ये अपना आ रहा है अप्रॉक्स, ठीक है। 14.18 या 175 ये है अपना अर्निंग पर शेयर। इसी को कहते हैं क्या, फाइनेंशियल लेवरेज, कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का क्या वर्डन हो रहा है ऑन द कैपिटल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे पर इन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का क्या बर्डन आया, तो 14.18% आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है डेट प्लस इक्विटी, उसको किन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये बताना है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो कॉमन है कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कि आपके जो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं, कौन से इंटरेस्ट के, ये वाले ये वाले ये वाले जो हैं, ठीक है, ये वाले जो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं, इनको आपकी अर्निंग कितना कवर कर रही है, ठीक है, तो दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट कवर तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा डेट का, प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा डेट का, वो भी कवर होना चाहिए। तो उस रेशियो को भी ध्यान में रखते हुए हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क कंसिडरेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल को ध्यान में देते हुए हमें ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में देते हुए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें डिसाइड करना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अब यहाँ तक के जो पॉइंट है टैक्स रेट तक के, ये हमारा पूरा डेट के पोर्शन है कि डेट पर क्या इफेक्ट है, डेट के वजह से कैपिटल पे क्या इफेक्ट होने वाला है, और ये जितने भी है ये हमारे इक्विटी की वजह से होने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। इक्विटी की वजह से क्या क्या इफेक्ट होगा हमारे कैपिटल पर, ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखना है सेबी और कंपनीज एक्ट का, ठीक है। फिर स्टॉक मार्केट कंडीशंस देखने हैं एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपिटिटर्स, दूसरों के क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हमें हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखो, तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर कैपिटल स्ट्रक्चर आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग देख लिया। अब हमें बताना है कि यह जो कैपिटल है ये कितने तरह के का होता है। तो what are the different types of capital that a company utilizes, on what factors does it depend। तो कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। जहां पर मैं फिक्स कैपिटल की बात कर रही हूँ, तो फिक्स कैपिटल वो जो कि कंपनी की असेट्स में लगा हुआ है, जो कि ब्लॉक्ड है कंपनी की असेट्स में, जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा कंपनी को, तो वो हो जाएगा क्या, फिक्स्ड कैपिटल। अब ये फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है, ये फैक्टर्स हैं जो कि
फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। कौन से हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है, उस बेसिस पे डिपेंड होगा कि फिक्स कैपिटल कितना लगेगा कंपनी के लिए। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप भी अगर शार्क टैंक इंडिया देख रहे हो तो शार्क्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी स्केलेबिलिटी कितनी है, या फ्यूचर में आप उसको कितना और स्केल कर पाएंगे मतलब ग्रो कर पाएंगे, राइट? तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका फिक्स कैपिटल क्या होने वाला है। ठीक है, फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को या गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्या आपकी टेक्निक है, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपका फिक्स कैपिटल क्या होने वाला है। टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कितने पैसे की जरूरत है, वो सब देखकर आप डिसाइड करोगे कि फिक्स कैपिटल क्या होने वाला है। और फिर जहां पर मैं दूसरी ओर वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने नोट किया है। वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर हमें ये कैपिटल जो होता है वर्किंग कैपिटल, इसकी जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि हम डे टू डे ऑपरेशंस अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस दिस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। और ये किन फैक्टर्स पर है? देखो अब यहाँ पर जो मैंने स्टार लगा रखे हैं, ये जो स्टार लगा रखे हैं ऑरेंज कलर के, ये इसमें कॉमन है। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, स्केल ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर भी आएगा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर भी आएगा, और एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं कि लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लग रहा है, आपको एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर आप जो ऑपरेशंस कर रहे हो उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है, क्या उसकी लेंथ है, दैट इज लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, अब जो आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, जितना आप टाइम ले रहे हो, इसके दौरान ये पूरा प्रोडक्ट बनने तक आपके जो साइकिल चल रही है, जो प्रोसेसेस चल रही हैं, क्या उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, वो भी ध्यान में देना पड़ेगा टू डिसाइड द वर्किंग कैपिटल। फिर सीजनल फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सपोज अभी ठंड है तो ठंड में स्वेटर्स और जो गर्म कपड़े हैं उनके ज्यादा डिमांड रहती है ना? तो सपोज करो कोई गर्मी है, गर्मी का सीजन है तो आम की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। ठीक है, आम लोग ज्यादा खाते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो ऐसे अलग अलग जो सीजन्स है, सीजनल फैक्टर्स है, उस बेसिस पर भी डिपेंड है कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना होने वाला है। फिर क्रेडिट अलाउड या अवेल्ड, तो देखो वर्किंग कैपिटल में जो क्रेडिट रहता है, मतलब जो लोग क्या करते हैं, बिजनेसेस उधार पर बहुत माल खरीदते हैं, बहुत ज्यादा गुड्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि आपने जो क्रेडिट है वो कितना अलाउ करा है। ठीक है, आपने कितना करा है और कितना अवेल कर लिया है, कितना आपने फायदा उठाया है क्रेडिट का, है ना, और कितना आपने अलाउ किया है। तो उस बेसिस पे भी डिपेंड करेगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होने वाला है। लेवल ऑफ कंपटीशन, दूसरे कंपिटिटर्स को देखते हुए भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका वर्किंग कैपिटल क्या होने वाला है, और इन्फ्लेशन, महंगाई को देखते हुए भी डिसाइड करोगे कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो 8 क्वेश्चंस वर देयर जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, हमने पूरा जो चैप्टर है वो भी आपको सारे मेरे इस चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ये हमारा रिवीजन था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और उनको भी बेनिफिट मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।